हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी हिस्ट्री की 33rd क्लास है। 33वीं क्लास है। इससे पहले 32 क्लासें हिस्ट्री की हो चुकी हैं। काफ़ी लंबा थोड़ा जा रहा है हिसाब किताब हिस्ट्री का। क्लासेस थोड़ी छोटी भी रहती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास में हिस्ट्री की आपको नहीं ले सकता, शायद लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती है हिस्ट्री, इस वजह से थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैं बहुत लंबी क्लास नहीं ले आ रहा हूँ, तो क्लासेस थोड़ी सी बढ़ रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आधुनिक भारत की जो इतिहास है आधुनिक भारत का, उसके बारे में बात करेंगे। पहली क्लास है आधुनिक भारत की। अभी तक हमने मुगल सल्तनत तक पढ़ लिया था। जो साम्राज्य था वहाँ तक पढ़ा था। और मुगल साम्राज्य में हमने अर्ली जो मुगल्स थे उनके बारे में पढ़ा था। 6th मुगल जो है औरंगजेब, वहाँ तक हमने देखा था। और उसके बाद के जो मुगल्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, खासकर जो लास्ट के रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि वहाँ आते आते पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी। तो उनके बारे में भी देखेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम देखेंगे अभी यूरोपियन कंपनियों का जो है इंडिया में आना कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे हम अपने जो है आपकी आधुनिक भारत की पहली क्लास के अंदर। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के बारे में सबसे पहली चीज़ हम यही पढ़ेंगे कि कैसे जो यूरोपियन कंपनी है वो कैसे इंडिया में आई और कैसे धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा। किस देश की कंपनियां पहले आईं, किस देश की कंपनियां बाद में आईं, और जो है लास्ट में प्रभुत्व किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका प्रभुत्व इंडिया में फाइनली इन सब को पीछे छोड़ के ज़्यादा एक तरीके से प्रभावशाली तरीके से बढ़ गया था। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज ये नहीं है, काफ़ी हद तक जो है ऊपर लेवल की जानकारी है, और जो जानकारी थोड़ी सी डीप है वो मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आपका जानने में इंटरेस्ट है तो आप उसको उस तरीके से जान सकते हैं। एक मतलब स्टोरी टाइप से इसको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि थोड़ा सा जो है आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो बात की जाए, अगर हम बात करें यूरोपियन मतलब जो कंपनियां हैं या उनसे जो ट्रेड चल रही थी, उस ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड पहली बार स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये ट्रेड आधुनिक भारत में आके पहली बार स्टार्ट नहीं हुई। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ग्रीक लोगों से इनका जो मतलब जो क्या कहते हैं व्यापार था, थोड़ा बहुत ग्रीक लोगों से भी चला करता था। मेसोपोटामियन जो सभ्यता थी उसके साथ भी हुआ करता था, और मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ तो इनके जो है क्लियर कट साक्ष्य मिले हैं कि इनका जो व्यापार है वहाँ से हुआ करता था। उसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम पर आपने पढ़ा कि उनका ग्रीक लोगों के साथ व्यापार चला करता था। गुप्ताज के टाइम पे भी था, इनका व्यापार जो है ग्रीक लोगों के साथ हुआ करता था। तो पहले भी व्यापार हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि व्यापार सबसे पहली बार जो है आपका यहाँ पर आके स्टार्ट हुआ। लेकिन तब का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कि यूरोप यहाँ पर है, और इस यूरोप से इंडिया का जो एक तरीके से जो ट्रेड हो रही थी, वो ट्रेड हो रही थी बाई लैंड से। ठीक है, भारत से जो इसकी ट्रेड हो रही थी वो लैंड के मीन्स से हो रही थी, यहाँ से हो रही थी, या एक तरीके से जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके बीच से इधर से हो रही थी। इंडिया का कनेक्शन जो है सी के थ्रू, यूरोप से सी के थ्रू कनेक्शन कोई नहीं था। सी के थ्रू जो कनेक्शन है पहली बार वास्को डिगामा को ही मिला, जो कि एक पुर्तगाली था। ये जो छोटा सा कंट्री आपको दिख रहा होगा ये पुर्तगाल है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर अगर आप जो बड़ा सा कंट्री दिख रहा है ये स्पेन है। ओके, तो इसमें हम बात करने वाले हैं अभी कि जो सी की रास्ते से, जो समुद्र के रास्ते से जब इंडिया को खोजा गया, और उसके बाद जो कंपनियां यहाँ पर आई, ट्रेड की कंपनियां आई, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया की ट्रेड ग्रीक से और इंडिया की ट्रेड यूरोपियन, जो आपके उत्तरी यूरोपियन पूर्वी यूरोपीय कंट्रीज थे, इन सबसे पहले से चलती आ रही है एंशियंट टाइम से। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके सबसे पहले स्टार्ट हुई है, लेकिन जो एक तरीके से प्रोफेशनल जो ट्रेडिंग थी, जो समुद्र से शिप्स के द्वारा जो ट्रेडिंग थी, वो बाद में स्टार्ट हुई। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एंशियंट टाइम इंडियन सिविलाइजेशंस हैव देयर ट्रेड विथ यूरोपियन स्पेशली ग्रीक्स, बट दिस ट्रेड वॉज थ्रू लैंड। मतलब ये ज़मीनी रास्तों से हुआ करती थी। ये जो आपकी ट्रेड हुआ करती थी ज़मीनी रास्तों से हुआ करती थी, ना कि समुद्री रास्तों से। इन 1992 स्पेनिश, जिसका नाम क्या था, कोलंबस, रीच्ड अमेरिका इन सर्च ऑफ इंडिया। ये इंडिया की खोज में निकला था, और इंडिया की खोज करते करते जो है ये अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, इसीलिए वेस्ट इंडीज़ उनका नाम रख दिया गया, क्योंकि पहले ये पहुंचा जो है वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर पहुंचा था, और उसने सोचा कि ये जो है इंडिया मिल गया उसको, तो पहले उसने इंडिया नाम रखा। बाद में पता चला कि नहीं, ये इंडिया नहीं, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, तो उसको वेस्ट का इंडिया बोल दिया गया। ठीक है, इसलिए उसको बुलाया था वेस्ट इंडीज़। तो ये उसके नाम के पीछे की कहानी है। नेक्स्ट जो है, फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली अ पुर्तगीज, यहाँ पर ऑफ गलती से लग गया है, अ पुर्तगीज नेम्ड वास्को डिगामा। वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति जो पुर्तगीज था, रीच्ड इंडिया इन 1498।
उसके 6 साल बाद जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसके 6 साल बाद 6 ईयर्स लेटर वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज कर दी समुद्र के रास्ते से। अब इंडिया की खोज का मतलब ये नहीं कि इससे पहले लोग इंडिया के बारे में जानते नहीं थे। इंडिया के बारे में लोग जानते थे और इंडिया से ट्रेडिंग भी थी। इंडिया के बारे में इतना भी लोगों को पता था कि ये काफ़ी सरसब्य कंट्री है, जहाँ पर खूब सारा धन है, खूब सारी चीज़ें हैं जिनको इंडस्ट्रियलाइज किया जा सकता है। इस वजह से इन लोगों की एक वो थी कि हमको इंडिया पहुँचना है, इंडिया पर पकड़ बनानी है अपनी। तो इसी वजह से इंडिया की तरफ होड़ मची हुई थी यूरोपियन कंपनीज़ की। तो फिर क्या हुआ, ये पहुँचा कहाँ पर, ही रीच्ड एट कैलिकट, जिसको फिलहाल कोझिकोड बोला जाता है, जो पहले कैलिकट के नाम से था, अभी फिलहाल कोझिकोड बोला जाता है। कैलिकट पोर्ट पे पहुंचा ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ मालाबार। मालाबार कोस्टल लाइन पे मैंने आपको इंडिया का जगह मैप जहां पर मैंने आपको बताया था, वहां मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीज़ कि कर्नाटका से नीचे का जो एरिया है, कर्नाटका से नीचे जो केरला वाला एरिया है, इसको बोला जाता है मालाबार, जो आपकी कोस्ट लाइन है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट लाइन। उसके ऊपर आपकी कन्नड़ आती है और उसके ऊपर जो है आपका कोंकण आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मालाबार का कोस्ट लाइन पर एक पोर्ट था आपका कैलिकट, वहाँ पर सबसे पहली बार वास्को डी गामा आया 1498 में। यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा, 1498 में इंडिया वास्को डी गामा आया और 1492 में जो है अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। ठीक, कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज इसके 6 साल पहले की थी। यहाँ से रिलेटिवली आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनीज़ का आगमन जो हुआ इंडिया में वो किस तरीके से हुआ। अगर वास्को डी गामा की बात करें या उस टाइम के ट्रेड की बात की जाए तो उस टाइम पे यूरोप में एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहाँ पर नई नई चीज़ें बन रही थी और ट्रेड के लिए लोग भाग रहे थे। सबसे ज़्यादा वॉर मचा हुआ था सिर्फ ट्रेड के लिए। इंडिया की खोज भी ट्रेड के पर्पज़ से ही की गई थी, ना कि इंडिया पर शासन करने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने की एक सोच थी, जिसके तहत जो जैसे पुर्तगालीज थे और स्पेनिश थे, ये सभी कंट्रीज़ जो थे बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, एक नई जगह खोज करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर वो अपने सामान को बेच सके, वहाँ से चीज़ें खरीद सकें और मुनाफा उठा सकें। बस एक ही वो चीज़ थी। इसी कारण जो पुर्तगाल का राजकुमार था, जिसको प्रिंस हेनरी नाम दिया जाता है प्रिंस हेनरी, तो प्रिंस हेनरी ने ही इसको स्पॉन्सर किया था वास्को डी गामा को। और जो है वास्को डी गामा फिर पूरा सर्च करते करते यहाँ से पूरा अफ्रीका पार कर क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट को पार किया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार किया, पहले यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहाँ आया और यहाँ से फिर पूरब की तरफ आके इंडिया पहुँचा। तो इस कुछ तरीके से कुछ उसकी जो लाइन है इस तरीके से बनती है। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको पूरा जो है अच्छे से मैप में मिल जाएगा, नेट पे अवेलेबल हैं चीज़ें, आप उनको आसानी से देख सकते हैं। उतना डीप में हमको नहीं जानकारी लेनी है, बस ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की उस टाइम पर वर्ल्ड की एक स्टेट क्या थी। जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ थे वो सभी बस भाग रहे थे, खासकर यूरोपियन कंट्री थोड़े से डेवलप हो चुके थे। तो यूरोपियन कंट्री जो है वो कोशिश कर रहे थे कि और दूसरी जगहों पर जाएं, वहाँ पर ट्रेड करें। अफ्रीका जो है अमेरिका पाया उन लोगों ने, फिर क्या कहते कोशिश थी उनकी कि एशिया साइड जाएं, तो उसमें इंडिया सबसे बड़ा उनको जो है एक तरीके से उपभोक्ता दिख रहा था उस टाइम पर। तो बस उपभोक्ताओं की खोज कर रहे थे उस टाइम पर, कस्टमर्स की खोज कर रहे थे, जहाँ से उनको कस्टमर मिले, जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल सके और वो बेनिफिट उठा सकें। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो यूरोपियन कंट्री जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आई। और हम देखते हैं यूरोपियन कंपनीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में, किस तरीके से आई। सबसे पहले अगर देखते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल तरीके से मतलब समय के हिसाब से सबसे पहले जो कंपनी आई उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए 1498 में। मैंने आपको बताया था पुर्तगाली जो है वो आए ना 1498 में। फिर आए आपके डच, 1600 में डच जो है इंडिया आए थे। अगर आप उनका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, ठीक है। उसके बाद फिर डेनिश, फिर फ्रांसिस और उसके बाद लास्ट में स्वीडिश आए 1731 में। और उनकी कंपनी बनी और कुछ सालों में ही जो है यहाँ से हट गई। स्वीडिश जो है लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कोई खास जो है ट्रेड नहीं कर पाई थी। तो इस तरीके से जो है ये कंपनियाँ इंडिया में धीरे धीरे आईं। अगर ब्रिटिश जो आपकी क्या कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी फाउंडेशन की बात की जाए तो उसकी फाउंडेशन 1600 में ही हो गई थी। उसकी फाउंडेशन 1600 में हुई, लेकिन वो हुई लंदन के अंदर, ठीक है, इंडिया में नहीं आई थी। उस टाइम पर इंडिया में शासन की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे इंडिया में अकबर शासन कर रहा था। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में शासन किस राजा का था, तो आप उसके लिए आंसर करेंगे अकबर। अकबर का शासन 1605 तक रहा है, ठीक है। ये जो है इनका जो शिप है वो इंडिया में आए 1608 में। 1608 में इनकी जो मतलब ऑफिशियल शिप्स हैं कंपनी की वो सूरत जो पोर्ट है, सूरत पोर्ट पर पहली बार आया, तब यहाँ पर शासन कर रहा था जहांगीर।
तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आया डेनिस। डेनिस को डैन भी लिखा जाता है, जो कि डेनमार्क से आप रिलेट कर सकते हैं। डेनमार्क जो कंट्री है, अभी जो फिलहाल डेनमार्क का कंट्री है, उस टाइम पर जो डेनिस लोग थे वहीं पर रहा करते थे, तो वो भी देश यहाँ तक आया। फिर फ्रांसिस लोग भी आए, फ्रांस के जो लोग हैं। फिर और उसके बाद और सबसे लास्ट में जो है स्वीडिश लोग इंडिया में आए और उन्होंने अपनी कंपनी स्टेबल की, जो कि बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चली थी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनियाँ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रभुत्व जो स्थापित करेंगी वो है आपकी सबसे पहले पुर्तगीज़, और फिर आएगी ब्रिटिश और डच। इन 3 लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रगल चलता है, जिसमें सबको एक तरीके से हरा के जो है इंग्लिश जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पूरी तरीके से इंडिया पर अपना कब्जा कर लेती है कंप्लीट ट्रेड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुर्तगालीज़ के बारे में कि पुर्तगालियों ने क्या दिया इंडिया को और क्या क्या खासियत थी इनकी। वास्को डी गामा द फर्स्ट यूरोपियन मैन हु केम इंडिया वाज एन पुर्तगीज़। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि जो पहला व्यक्ति इंडिया आया समुद्र के रास्ते से वो पुर्तगाली था, ठीक है। ही वेंट बैक टू पुर्तगाल एंड गॉट 60 टाइम प्रॉफिट इन द ट्रेड ऑफ स्पाइस दैट ही टुक फ्रॉम इंडिया टू पुर्तगाल। जो यहाँ से इंडिया से पुर्तगाल लेकर ये गया, यहाँ से जो इसने स्पाइसेस यहाँ खरीदी, इंडिया में खरीदी और इंडिया से पुर्तगाल लेके गया, तो जब ये पुर्तगाल लेके गया तो इसका पूरा आने जाने का खर्चा सब कुछ निकाल के जो है 60 टाइम मतलब 60 गुना ज़्यादा इसको मुनाफा हुआ यहाँ से स्पाइसेस ले आकर पुर्तगाल में बेचने से। तो अब इस वजह से जब इतना ज़्यादा फायदा हो रहा था तो अब कोई क्यों ऐसी ट्रेड को छोड़ना चाहेगा। ही केम बैक टू इंडिया आफ्टर 4 ईयर। 4 साल बाद 1502 में ये फिर से इंडिया आया, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई किसकी, वास्को डी गामा की। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर था ये। अगर बात करेंगे आप मॉडर्न इंडिया में और यूरोपियन कंपनी को भारत तक लाने में, भारत तक पहुंचाने में, इसकी जो 2 यात्राएं थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके बाद क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये एक मतलब व्यक्ति था जिसको पहला बनाया गया आपका गवर्नर, जो इंडिया का गवर्नर बनाया गया, पुर्तगीज गवर्नर बनाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। पुर्तगाल के जब लोग यहाँ पर आए, इन्होंने गोवा का जो एरिया था उसको एक तरीके से जीत लिया था, वो पूरा कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में आने लग गए और जो फ्रांस का पहला गवर्नर बनाया गया, पुर्तगाल का पहला गवर्नर बनाया गया जो इंडिया में, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगर आप इसका नाम याद नहीं रख सकते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप ये सेकंड नाम याद रखिएगा जो नीचे लिखा है मैंने, अल्फांसो डी अल्बुकर्कर, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्कर जो है वाज द सेकंड पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया एंड द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। ये जो व्यक्ति था जिसको सेकंड गवर्नर बनाया गया था इंडिया का, इसने जो है एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया में जो पूरी मतलब ताकत, जितनी भी ताकत पुर्तगीज़ की बनी वो इसकी वजह से बनी। इसने स्टेबल की, इसने काफ़ी चीज़ें की। इसने यहाँ के लोगों से मतलब पुर्तगाल जो लोग थे उनसे बोला कि आप इंडियन जो वुमेन्स हैं उनसे शादी करें और अच्छे रिलेशंस रखें। तो ये क्या पूरी तरीके से एक तरीके से जो इंडिया का सोसाइटी थी उसमें रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते थे और यहाँ की जो औरतें थे उनसे शादी हुआ करती थी, इनकी यहाँ की लड़कियों से शादी होती थी और एक तरीके से जो है पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ बनाने की कोशिश करते थे। जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, कोझिकोड में ये लोग आए थे और वहाँ पर उस टाइम पर विजयनगर का एक जो साम्राज्य है वो स्थापित था। तो विजयनगर का जो साम्राज्य था उनके साथ भी इनका जो है काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे इनके। और अगर बात की जाए राजा की तो कृष्णदेव राजा थे उस टाइम पर, कृष्णदेव उनके साथ इनके जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो सेकंड पॉइंट में लिखा हुई होगा, पुर्तगीज हैड अ गुड रिलेशंस विद द कृष्णदेव अ रूलर ऑफ विजयनगर, ठीक है। विजयनगर का जो रूलर था कृष्णदेव, उसके साथ इनके जो रिलेशंस थी वो काफ़ी अच्छी थी। दे ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इन लोगों ने क्या है, विवाह करके जो एक तरीके से अलायंसेस किए जाते हैं उन पर इन्होंने भरोसा जताया और जो है उन अपने लोगों से बोला कि यहाँ की लड़कियों से, क्योंकि देखिए ये थे सभी के सभी व्यापारी और यहाँ पर आते थे ये लोग शिप्स के द्वारा, तो इनके साथ जो है औरतें बहुत कम आया करती थी, लेडीज़ इनके साथ बहुत कम आती थी। शुरुआती टाइम पर लेडीज़ बिल्कुल बहुत कम आया करती थी, सिर्फ आदमी वहाँ से आया करते यहाँ ट्रेड करने के लिए। आती होंगी ज़रूर, लेकिन नॉर्मल सी बात है कि जो परसेंटेज होगा वो कम रहा होगा। तो ये अपने लोगों से बोलता था कि यहाँ पर आकर आप यहीं की जो लड़कियाँ हैं उनसे शादी करो और उनसे क्या होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बनी रहेगी। और सूरत जो है एक जो उस टाइम पे एक प्रोविंस हुआ करता था, गोवा, तो गोवा को इन लोगों ने जीत लिया था। तो फिर गोवा पे धीरे धीरे इनका जो है आधिपत्य स्थापित होना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट चर्च बनी, पहली चर्च बनी। द फर्स्ट चर्च वाज बिल्ड इन 1550। ये देखिए कब आए,
1502 में वास्को डी गामा फिर से आया था और ये मान लीजिए 1498 में ये लोग आ गए थे यहाँ पर। तो इसके लगभग 17 सालों बाद जो है गोवा में पहला चर्च बन गया था। द फर्स्ट चर्च वॉज बिल्ड इन 1550 इन गोवा विद द नेम ऑफ सेंट जेवियर चर्च। सेंट जेवियर जो चर्च है इनका नाम रखा गया। अगर हिंदी में अगर बात की जाए तो सेंट जेवियर लिख लीजिए आप, ठीक है। सेंट जेवियर, सेंट मतलब संत होता है जिसको इंग्लिश में सेंट बोला जाता है। तो सेंट जेवियर नाम से जो है पहला चर्च, जो इंडिया का पहला चर्च बना, वो बना गोवा के अंदर, जो बनाया गया किसके द्वारा? पुर्तगीज के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा ये बनाया गया था। ये सभी एक ना कहीं क्वेश्चंस हैं, ये कहीं भी आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पुर्तगीज इंट्रोड्यूस्ड इंडियन पीपल विथ टोबैको फार्मिंग। सबसे पहली चीज जो इन लोगों ने इंडियंस को आके बताई वो थी तंबाकू, कि कैसे तंबाकू का एक तरीके से खेती की जाए, वो चीज़ इन्होंने सिखाई इंडियंस को। एंड ऑल्सो विद प्रिंटिंग प्रेस, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती, इन दो चीज़ों से इंडियंस को इंट्रोड्यूस करवाया। प्रिंटिंग प्रेस लाने का काम और तंबाकू का, ये दोनों चीज़ें जो है ये लाए पुर्तगाली। ये चीज़ आप याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपनी आई वो है डच। ये कहाँ के रहने वाले थे? डच किनको बोला जाता है? दे आर द नेटिव ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी बोला जाता है, हॉलैंड या नीदरलैंड, ये यूरोप का एक कंट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर आप मैप में मैं मैप में अभी सबको एक साथ दिखा दूंगा आपको कि कहाँ पर पुर्तगाल है, कहाँ पर स्पेन है और कहाँ पर डच मतलब कि नीदरलैंड कहाँ पर है। तो ये लोग आए 1602 में। इन 1602 दे फाउंडेड अ न्यू कंपनी नेम्ड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इट वॉज एक्चुअली अमेलगमेशन ऑफ ऑल द स्मॉल डच कंपनीज। यहाँ पर टच लिखा हुआ है गलती से, डच कंपनीज, सभी जितनी भी छोटी छोटी डच कंपनीज थी जो ट्रेड कर रही थी एशिया के साथ, एशिया के छोटे दूसरे शहरों, दूसरे सिटीज़ से या दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे या इंडिया के साथ, मतलब जो भी अप्रोच कर रही थी, तो उन सब को मिला के इन लोगों ने एक नई कंपनी का नाम बनाया, जिसका जो फाउंडेशन हुआ जिसका 1602 में, और उसका नाम इन लोगों ने रखा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अभी तक जितनी भी कंपनियां यहाँ पर आई सबका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चीज़ सेम रही है सब में, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी सबकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद आ गई यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये आई आपकी 1602 के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डच कंसंट्रेटेड ऑन द ट्रेड ऑफ इंडियन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ इंडियन स्पाइस। ये लोगों जो लोग थे, इन लोगों ने इंडियन कपड़ों पर जो है एक तरीके से फोकस किया, और इंडियन कपड़ों का जो ट्रेड हुआ इंडिया से बाहर वो इन लोगों ने स्टार्ट किया। दस द क्रेडिट ऑफ इंडियन क्लोथ्स एक्सपोर्ट गोज टू डच। यहाँ पर बार बार डच का टच लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए। तो जो इंडियन ट्रेड हुआ, कपड़ों का जो ट्रेड हुआ है, उसके लिए अगर आप क्रेडिट देंगे किसी को तो वो मिलेगा डच को। जो डच लोग थे इन लोगों ने स्पाइस से हट के, अभी तक जो जितनी भी ट्रेड हो रही थी उसका मेन फोकस किस पर था? स्पाइस पर। इंडिया से स्पाइस लेके जाते थे और वहाँ यूरोप में बेचते थे, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो इन लोगों ने पहली बार जो है वो कपड़ों पर फोकस किया, और ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि जो डच लोग थे उनका कोई खास काम जो उन्होंने इंडिया के लिए किया वो था यहाँ के कपड़ों का एक्सपोर्ट करना बाहर, या आपसे हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए या मैचिंग में आ जाए, इधर कपड़े लिखे हों, स्पाइस लिखे हों, इस तरीके का, मतलब इधर प्रोडक्ट लिखा हो और इधर जो है आपके कंट्री का नाम या कंपनी का नाम लिखा हो, उस तरीके से मैच करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए, और ये जानकारी याद रखिए कि डच जो लोग थे वो कपड़ों की जो यहाँ से ट्रेडिंग हुई कपड़ों की, उसका क्रेडिट जाता है डच लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द डच कंसीडर्ड टू इंग्लिश आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ बेदेरा इन 1739। डच लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर भी रहे थे, और जिनको जो एक तरीके से बोल लीजिए इंग्लिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एक तरीके से मतलब हर जगह कंट्रडिक्ट करने का काम नहीं था, लेकिन कुछ एरियाज में इनका प्रभुत्व था जहाँ पर ये लोग इनको पीछे छोड़ देते थे। लेकिन जो है 1739 का जो युद्ध हुआ कहाँ पर? बेंद्रा में, बेदेरा का जो युद्ध हुआ आपका 1739 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद एक तरीके से इनका जो प्रभुत्व था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और यहाँ से एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो डच लोग थे वो इंडिया से पूरी तरीके से एबॉलिश हो गए। इंडिया से इनका जो प्रभुत्व था ख़त्म हो गया, और कंपनी जो है यहाँ से चली गई। इसके बाद एक एरा स्टार्ट होता है पूरा, इंग्लिश जो आपकी कंपनी रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई? सबसे पहले लंदन में हुई 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका एक्चुअल नाम था द मर्चेंट एडवेंचर ऑफ लंदन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1600 इन इंग्लैंड।
जो लंदन में है ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ एट द टाइम ऑफ अकबर रूलिंग इन इंडिया, जब अकबर रूल कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी शिप केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ जहांगीर, जब जहांगीर शासन कर रहा था उस टाइम पर जो है यहाँ पर आए, उनके शिप्स जो है इंडिया में आए। और 1608 में जो सूरत का एक पोर्ट था वहाँ पर सबसे पहली बार जो इनका शिप्स का बेड़ा था वो वहाँ पर आकर उतरा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैं जहांगीर को जब पढ़ा रहा था उस टाइम पर एक चीज़ भूल गया था, और वो बात ये थी कि सर टॉमस रो का नाम मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया था, जो मैंने आपको जहांगीर की स्लाइड में मैंने पढ़ाया था। ये वो स्लाइड थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी जो दूत थे जो इंडिया आए उनमें से जो आपका लास्ट था वो था सर टॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ जो थे वो इंडिया जो क्या कहते हैं जहांगीर के दरबार में वो भेजे गए आपके 1615 में ही, और 1615 में ही इससे पहले विलियम एडवर्ड भी भेजे आ चुके थे, जिनको थोड़ी बहुत जो है सहूलियत मिली थी। लेकिन सर टॉमस रॉ ने एक तरीके से इसने अपनी स्ट्रेटजी पर काम किया था, और जो है नूर जहाँ जो थी और उनका जो बेटा था उनके लिए यहाँ से लेके गया था, बहुत सारे उपहार लेके गया था, सोने चांदी के और भी बहुत सारे उपहार लेके गया था जिससे उनको प्रसन्न कर सके। तो इसने जो किया उसने क्या किया, जहांगीर की जो बेगम साहिबा थी उनको खुश किया और उनसे बाद में जाके अपना काम निकलवा लिया, और सूरत में जो फैक्ट्री बनी उसके लिए जो है एक तरीके से मान्यता इसने ले ली थी, वहाँ से अस्थायी रूप से मान्यता मिल गई थी। बाद में पुर्तगीज़ का जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के कारण जो है इसको एक तरीके से कैंसिल करना पड़ गया था, लेकिन एक तरीके से ये सक्सेसफुल रहा था। फिर आगे चल के धीरे धीरे जो है चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। तो ये नाम याद रखिएगा सर टॉमस रॉ, अगर आपको याद रखना है। कैप्टन विलियम हॉकिंस है, पॉल कैनिंग है, विलियम एडवर्ड है, ये 3 लोग पहले आए। सबसे पहला जो था कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये आया था अकबर के नाम का जो है एक तरीके से पत्र लेकर, और उसके बाद जितने लोग आए वो सभी जहांगीर के नाम का पत्र लेकर आए, क्योंकि ये काफ़ी पहले आया होगा तो उस टाइम पे अकबर शासन किया करते होंगे, तो इस वजह से जो है इसके हाथ में जो मतलब एक तरीके से पत्र था, जो जेम्स फर्स्ट का पत्र था जो कि राजा हुआ करते थे उस टाइम पर, तो वो था अकबर के नाम का, ठीक है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि 1608 में पहली बार जो है जो इनका सूरत में भी जो मतलब इनका शिप का कंपनी के जो बेड़े थे, शिप के जो मतलब वो थे कंपनी के जो शिप्स थे वो पहली बार सूरत में आए 1608 में। उसके बाद क्या हुआ, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मछलीपट्टम जो है एक जगह है साउथ इंडिया में, मछलीपट्टम में इनकी सबसे पहली जो फैक्ट्री बनी। ये एक तरीके से अस्थायी फैक्ट्री थी, ठीक है, स्थायी नहीं थी, ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी जो मछलीपट्टम में बनी 1611 के अंदर, ठीक। इन 1613 मतलब 1613 में दे एस्टेब्लिश्ड अ परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत एज वेल। जब जो आपके सर थॉमस रॉ थे उनको भेजा गया और उनसे जो अनुमति मिली उसके बाद जो है एक तरीके से 13 में इन्होंने जो बनाई वो अस्थायी थी, उसके बाद इसी को परमानेंट भी किया गया। तो जो यहाँ पर फैक्ट्री बनी वो 1613 में बनी। सबसे पहली फैक्ट्री जो बनी वो 1611 में बनी और 1613 में जो है वो सेकेंड फैक्ट्री बन गई। तो इसके बाद जो ट्रेड करने का जो एक तरीके से अनुमति मिली थी टॉमस रॉ वाली, वो मिल गई थी अनुमति, लेकिन फिर बाद में कैंसिल करनी पड़ गई थी क्योंकि जो वहाँ पर पुर्तगालीज़ का जो विद्रोह था वो कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ चुका था। इसके बाद अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात की जाए तो इन 1639 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, जिसका नाम क्या है, चेन्नई, जो उस टाइम पर हुआ करती थी मद्रास। इन लोगों ने 1639 में एक जगह थी जिसको लीज पर लिया, विजयनगर के जो राजा थे उनसे लीज पर लिया और उसको जो है किला बंद किया, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्टेड किया। और फिर आगे चल के जो है वो मद्रास नाम का एक सिटी से विकसित हुआ, जिसको बाद में जाकर चेन्नई जो है इसका नाम चेंज करके चेन्नई कर दिया गया। इसके अलावा 1690 में इन 1619 द सिटी, यहाँ पर द होना चाहिए, द सिटी कोलकाता वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई जॉब चेरनॉक। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो कोलकाता सिटी है उसकी इस्टेब्लिश की, उसको इस्टेब्लिशमेंट किया। और इन्होंने किया क्या, ही ऑल्सो बिल्ड द फोर्ट विलियम जो एक किला है, फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर जो एक किला है वो भी इन्होंने बनवाया था। और उसको बनवाने के साथ साथ इन्होंने जो है कोलकाता जो सिटी है, कंप्लीट सिटी है, उसको इस्टेब्लिश किया। इससे पहले जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी तो वो कोलकाता के आसपास जो छोटी छोटी जगहें थी वहाँ पर बनी हुई थी, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं जैसे कि हुगली, और हुगली के अलावा चिंसुरा। तो ये सब जगह हुआ करती थी उस टाइम पर, जो मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर छोटे छोटे जो है फैक्ट्रीज बनी हुई थी, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की, इसमें सबकी कंपनी शामिल थी, फ्रांसीसीज भी थी, पुर्तगालीज भी थी और अंग्रेजी भी थी,
ठीक है। तो इस वजह से जो बाद में सिटी स्टेबल हुआ, इनके आसपास जो एक बड़ा सिटी स्टेबल हुआ वो हुआ कोलकाता, जो आगे चल के कलकत्ता के नाम से चेंज हुआ, फिर वापस कोलकाता हुआ। पहले कलकत्ता था, फिर बाद में कोलकाता हुआ। इसके अलावा भी अगर आप याद रख सकते हैं तो इंडिया में ट्रेड करने से पहले ये लोग जो इंग्लिश लोग थे, ये सुमात्रा और जावा जो आइलैंड हैं, जो आपके इंडिया के जस्ट नीचे साइड पड़ते हैं, पूरब साइड में, मतलब साउथ ईस्ट में पड़ते हैं, तो वहाँ से ये लोग ट्रेड किया करते थे। स्पाइसेस की ट्रेड वहाँ से भी किया करते थे, जावा और सुमात्रा जो जगह हैं वहाँ से। ठीक है, जावा और सुमात्रा, इनको मैं मैप में बहुत अच्छे से दिखा चुका हूँ, बहुत बार दिखा चुका हूँ, बार बार इनके बारे में आता रहता है, मैं आपको मैप में दिखा के पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और इसके अलावा जो हॉकिंस था, जो आपका पहला राजदूत आया था, तो वो पहला व्यक्ति था, पहला इंग्लिश व्यक्ति था जिसने, हॉकिंस, जिसने सी के रास्ते से पहली बार इंडिया की ज़मीन पे कदम रखा था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जो जहांगीर के जो है बाद में जाके जहांगीर के कोर्ट में गया। और इन सब के अलावा जो है जहांगीर, इससे पहले जो है जहांगीर अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। जब तक ये लोग गए हैं वहाँ पर, तब तक कोई अनुमति देने को तैयार नहीं था। लेकिन 1611 में क्या हुआ, 1611 में एक जो गवर्नर था कैप्टन मिडल्टन ने क्या किया, पुर्तगाल का जो एक तरीके से एक तरफा शासन चलता था, समुद्र पे कंट्रोल रखता था पुर्तगाल, तो उस पुर्तगाल के एक तरफा शासन को इसने ख़त्म किया 1611 में। इससे इम्प्रेस होकर जो है जहांगीर ने एक तरीके से अंग्रेज़ों को वैल्यू देना शुरू कर दिया था। और इन सब चीज़ों के बीच में जो इंग्लिश और पुर्तगीज़ का जो एक तरीके से यहाँ पर संघर्ष चल रहा था वो कंटिन्यू जारी था। इससे पहले जो संघर्ष चल रहा था वो कंटिन्यू जारी था। और वो संघर्ष जो था आगे चल के कब तक चलता रहा, जब जो आपका 1661 में जो चार्ल्स सेकंड बने, चार्ल्स सेकंड जब एक तरीके से जब राजा बने, तो इन्होंने एक तरीके से शादी कर ली किसके साथ, जो पुर्तगीज़ उस टाइम पर प्रिंसेस थी उनके साथ शादी की, जिनका नाम था कैथरीन। और उस शादी में एक दहेज के तौर पर जो है 1668 के अंदर चार्ल्स द्वितीय को मतलब 61 में चार्ल्स द्वितीय को जो है मुंबई मिल गया। ठीक है, बम्बई, जो उस टाइम बम्बई लिखा जाता था, बम्बई जो है उनको ये मिल गया दहेज में, इनको 1661 में ये दिया किसने, पुर्तगालीज़ ने। पुर्तगालीज़ के अंडर में हुआ करता था मुंबई उस टाइम पर। और जिसको बाद में आगे चलकर जो है उन्होंने चार्ल्स सेकंड ने 1668 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 10 पाउंड के मतलब लीज पर दे दिया। इनको 10 पाउंड का एक तरीके से वार्षिक किराया देने का था इनका, 10 पाउंड ईयरली दे रहे थे, 10 पाउंड ईयरली देते थे, और इस पर जो है इनको पूरा कंप्लीटली लीज पे दे दिया था। तो ये सब उस टाइम पर इंडिया में हो रहा था। इंडिया की खुद की जो जब सिटीज़ थे उन पर किसी और कंपनी के कब्जे होने शुरू हो चुके थे, और वो कंपनियां आपस में सिटीज़ डिवाइड कर रही थी कि हाँ इस सिटी पे हमारा कब्जा है, इस सिटी का ट्रेड हमारे हाथ में है, दूसरी सिटी का ट्रेड किसी और के हाथ में है। तो ऐसे ही पोर्ट और सिटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे डिवाइड हो रहे थे इंडिया में। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज हो रहा था उस टाइम पर। इसके बाद जो है इंडिया में आते हैं डेनिश लोग। ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं और 1620 के टाइम पर लगभग इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बनती हैं साउथ इंडिया में एक दो जगह पर, जैसे तंजौर डिस्ट्रिक्ट में इनकी एक फैक्ट्री बनती है। लेकिन उतना सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइनली ये लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड जो मतलब इंग्लिश लोग थे उनके बाद इंडिया में आए थे, और जो फाइनली ये है अपनी पूरी कंपनियाँ, दे सोल्ड ऑल देयर कंपनीज टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1745 एंड वेंट बैक टू देयर कंट्री। जो है 1745 में इन्होंने अपनी जितनी कंपनियां थी यहाँ पर, छोटी मोटी जितनी कंपनियां थी, जो भी इनने फैक्ट्री लगा रखी थी, वो सभी की सभी इनने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और अपने देश वापस चले गए। तो जो डेनिश कंपनियां थी, जो डेनिश या डैन कंपनियां थी, जो कि डेनमार्क के आसपास का जो अभी कंट्री, फिलहाल का जो डेनमार्क कंट्री है वो वहाँ के थे, तो ये लोग फिर वापस अपनी जगह चले जाते हैं। और कोई मतलब जो एक तरीके से इनका इतिहास में देखा जाए इंडियन हिस्ट्री में, तो इतना ज़्यादा कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर अनदर कंपनी कॉल्ड स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस्टेब्लिश्ड हुई, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1731 बट कुड नॉट सक्सीड इन इंडिया। जो है ये 1731 में आए यहाँ पर, मतलब अपनी कंपनी यहाँ पर स्टेबल की, लेकिन इंडिया में ये लोग सक्सेस नहीं पा पाए। एंड दे स्टेब्लिश देयर ट्रेड विद चाइना। इन लोगों ने अपनी जो ट्रेड है वो चाइना के साथ स्टेबल की, तो इनकी जो ट्रेड है वो चाइना के साथ चलती रही, ना कि इंडिया में चली। तो क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जो इंडिया में ना चल पाई और जाके चाइना से उसने ट्रेड किया, तो वो थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये तो कुछ कंपनियां थी जिनके बारे में हमने बात कर लिया। अभी लास्ट जो है वो बचती है आपकी फ्रांस की जो कंपनियां थी, फ्रांसीसी जो कंपनियां थी, उनके बारे में बात करते हैं। इन 1664 फ्रांसीसी कंपनी कॉल्ड, एक कंपनी बनी फ्रांस की जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल नाम की कंपनी बनी, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। 1664 में जो है एक कंपनी बनी
जिसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल, वो थी फ्रांस की, फ्रांसीसिस कंपनी थी वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। और उसके बारे में भी अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं हमारे पास, इतना याद रखिए कि इनका जो एक तरीके से मेन गढ़ था, पांडिचेरी वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रांसीसिस कंपनी इन इंडिया बिफोर 1701। 1701 या उसके बाद भी मान लीजिए, जो पांडिचेरी एक जगह है जो साउथ इंडिया में, पांडिचेरी यूनाइटेड जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, उस यूनियन टेरिटरी पे पूरा कब्जा एक तरीके से फ्रांस का था, जिस हिसाब से गोवा पर जो है पुर्तगाल का था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डायरेक्टली कभी कभार पूछ ली जाती हैं कि जो फला सिटी है या फला जगह है उस पर उस टाइम पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राज कर रही थी तो उस टाइम पर किस उसका शासन हुआ करता था। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं चलते चलते लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं उनके बारे में, कि कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो उस टाइम पर बहुत वैल्यू रखती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वो जगह हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हम कुछ जो जगहें थी उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली है कैलीकट। कैलीकट का है वास्को डी गामा रीच्ड देयर इन 1498। 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचा था, वो पहुंचा था कैलीकट जो एक जगह है वहां पर, जिसको फिलहाल कोझिकोड बुलाया जाता है और वो केरल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट जो जगह है वो है आपकी गोवा। गोवा वॉज द मेन सेंटर ऑफ पुर्तगीज। उस टाइम पर गोवा जो है सबसे मेन सेंटर हुआ करता था पुर्तगाली लोगों का, और उस टाइम पर ही नहीं, इंडिया के आज़ाद होने के बाद तक जो है पुर्तगीज जो है यहाँ से सबसे लास्ट में गए हैं। और अगर आप डेट याद रख सकते हैं तो आप याद रखें कि 19 दिसंबर आप भले ही ना याद रखें, लेकिन ये याद रखें कि 1961 में इंडिया के आज़ाद होने के लगभग 24 साल बाद, मान लीजिए 24 साल बाद नहीं, एग्जैक्टली अगर बात करें तो 14 साल बाद, एग्जैक्टली बात करें 14 साल बाद जो है इन लोगों ने जो है इंडिया छोड़ा था। गोवा आज़ाद हुआ आपका 61 में, फिर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर बाद में जो आके जो है आगे चल के जो है 1985 में जो इसको है एक तरीके से शायद राज्य बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेट जो नेक्स्ट जगह है वो है पांडिचेरी। ठीक है, पुडुचेरी बोलिए या पांडिचेरी पहले लिखा जाता था, फिर पुडुचेरी नाम हो गया। तो पुडुचेरी वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रांसीसीज एक्टिविटीज़। जो फ्रांस की जितनी एक्टिविटीज़ थी वो पुडुचेरी से हुआ करती थी। अच्छा, फ्रांस से एक और क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन जाए, मैं मतलब उतना डीप में जा नहीं रहा था। कर्नाटक में इनके वॉर चले थे, एंग्लो फ्रांसीसीज वॉर जो है आपके कर्नाटक में चलते रहे थे कंटिन्यू। ये कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए थे। पहला अगर बात की जाए फर्स्ट बैटल की बात की जाए 1746 से स्टार्ट होकर आपके 1748 तक, 2 सालों तक ये चला। सेकंड जो है वो चला आपका 1749 से लेकर 54 तक। एग्जैक्टली आप इनके ईयर ना याद रख सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन सीजीएल जो एग्जाम होते हैं उनमें इनसे क्रोनोलॉजिकल तरीके से पूछ लिया जाता है कहीं किसी और इवेंट के साथ रिलेट करके, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी ऐसे एग्जाम में शायद ना पूछा जाए। थर्ड जो आपका है वो 1758 से लेके 63 तक चला था। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जो हुए किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, फ्रांस और इंग्लिश सेनाओं के बीच में ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे कंटिन्यू। इनसे भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। हम देख रहे थे यहाँ पर पुडुचेरी के बारे में, जो कि फ्रांस का हेडक्वार्टर हुआ करता था, फ्रांस का हेड जगह हुआ करती थी। उसके बाद बात करेंगे चिटगांव के बारे में। चिटगांव कहाँ पर है, अगर बात चिटगांव के बारे में अगर बात करें तो इससे पहले ही इसका नाम सुना होगा आपने, चिटगांव। जब मैं आपको बता रहा था औरंगजेब के बारे में, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो काबुल से स्टार्ट होकर, काबुल जो कि फिलहाल अफगानिस्तान में है, काबुल से स्टार्ट होकर चिटगांव तक था। ऊपर काबुल से स्टार्ट होकर चिटगांव तक था, जो कि बांग्लादेश के अंदर है। इट इज कॉल्ड एज द पोर्तुगीज ग्रांड पोर्ट। पोर्तुगीज का इसको ग्रांड पोर्ट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है पुर्तगीज का अधिकतर सामान जो है पूरा यहीं से आना जाना, और इनका जो हेड एक तरीके से था पूरे उसमें ट्रेड में, ये चिटगांव हुआ करता था। ठीक है, विच इज प्रेजेंटली इन बांग्लादेश, जो आजकल जो है आज की अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम पर, तो वो बांग्लादेश के अंदर है। इसके बाद बात करें तो कन्नूर भी एक जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा केम बैक टू इंडिया एट दिस पोर्ट ऑफ मालाबार कोस्टल लाइन इन 1502। 4 साल बाद जब वो वापस आया 98 के बाद, तो आया कन्नूर, जो एक जगह है आपकी मालाबार जो कोस्टल लाइन है आपकी, वहाँ पर कन्नूर जगह है, जो कन्नूर पोर्ट है, वहाँ पर एक बार फिर से जो लौट के आया था जो वास्को डी गामा, वो कन्नूर आया था। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो पुलिकट एक जगह है, बंदरगाह है, जहाँ पर जो आपका डचों को हराया था इन लोगों ने, इंग्लिश लोगों ने डच को हराया था वहाँ से। उसके बाद डच का जो काम है एक तरीके से इंडिया से ख़त्म हो चुका था। उसके अलावा बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जो मेन जगह थी मैंने आपको बता दी, कैलीकट, गोवा, पांडिचेरी, चिटगांव
और कन्नूर, इन सब से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, तो मैं यहीं तक इतना रखता हूँ, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है डीप में उतना नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं हम जो हमने कोर्स में पिछली क्लास में आपसे क्विज पूछी थी उसके बारे में। क्विज में पहला क्वेश्चन जो आपसे था वो था नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे श्वेतांबर और दिगंबर जो अलग अलग हुए दो, वो किन लोगों की वजह से हुए। फिर कालीबंगन जो है वो किस नदी पर स्थित है। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, काफी लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है, घनानंद जिन्होंने बेइज्जती की थी एक तरीके से उसकी, क्या कहते हैं, चाणक्य की। चाणक्य एक पंडित थे जिनको इन्होंने बेइज्जती करके अपने दरबार से निकाल दिया था, और मतलब तड़ी पार होने की इनको सजा थी, मतलब देश निकाला मिल गया था इनको। ठीक है, इनको मिला था देश निकाला, इनको देश से निकाल के फेंका गया था, और ये जंगलों में रहते थे। फिर वहाँ पर इन्होंने एक ऐसे लड़के को देखा उस टाइम पर इन्होंने जिसको लगा कि उसको एक बहुत बड़े सम्राट में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने एक सम्राट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर घनानंद का अंत हो गया और नंद वंश का भी अंत कर दिया। उसके बाद स्टेबल हुआ आपका मौर्य साम्राज्य, जो कि आपकी एंशियंट इंडिया का सबसे बड़ा एक तरीके से राज्य हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद बात करें श्वेतांबर और दिगंबर की, तो श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा था जैन धर्म। ये बटा आपका लगभग जो आपकी तीसरी शताब्दी थी ईसा पूर्व की, तीसरी शताब्दी थी उस टाइम पर। और 2 लोग थे, एक थे स्थूलभद्र, एक थे भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र ने जो इनके मतलब समर्थक थे स्थूलभद्र के, उनको लेकर ये रुके रहे थे मगध में ही, और जो भद्रबाहु थे वो अपने समर्थकों को लेकर चले गए थे कर्नाटका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पड़ा था बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत खतरनाक भूखमरी फैली थी यहाँ पर सूखा पड़ा था। तो जो है स्थूलभद्र यहीं पर रुके और भद्रबाहु अपने समर्थकों को लेकर चले गए थे कर्नाटक। तो वो बाद में जाकर इसी वजह से बाद में जाकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, और जो भद्रबाहु के समर्थक थे, जो भद्रबाहु के समर्थक निकले, उनको वो कहलाए बाद में जाकर आपके दिगंबर, जो लोग एक तरीके से नग्न अवस्था में रहते हैं, जिनके ऋषि मुनि नग्न अवस्था में रहते हैं। और श्वेतांबर कहलाए स्थूलभद्र वाले वो लोग जो समर्थक थे स्थूलभद्र के, वो लोग सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं, इसलिए उनको बुलाया जाता है श्वेतांबर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कालीबंगन जो है, जो कि इंडियन आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी हुआ करता था कालीबंगन, वो किस नदी पर स्थित था। तो कालीबंगन ये वही सिटी है जो कि स्थित है आपका घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर स्थित है ये। और घग्गर नदी पर स्थित होने के साथ साथ हनुमानगढ़ी जो एक डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका राजस्थान का, वहाँ पर हुआ करता था ये। ठीक है, हनुमानगढ़ी राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये हुआ करता था। ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी जो क्लास हुई थी उसमें मैं डीप में और अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बात करते हैं आज के कुछ के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के कुछ के क्वेश्चन आपके सामने हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली पूछे गए हैं मुगल साम्राज्य से। आपका अकबरनामा, बाबरनामा और हुमायूंनामा, ये तीनों बुक्स जो हैं इनके राइटर्स के नाम बताइए, किन्होंने इन बुक्स को लिखा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए अकबरनामा, बाबरनामा और हुमायूंनामा, ये तीनों बुक्स हैं जो इनके राइटर्स, जो अलग अलग राइटर्स हैं, तीनों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा 4th क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने अलग कलर में भी लिखने की कोशिश की है, वो है आपसे बारहमिहिर जो है कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे या खगोल वैज्ञानिक हुआ करते थे एंशियंट टाइम पर। तो ये किस वंश के टाइम पर थे, कौन सा वंश था जिस टाइम पर ये भारत में उस टाइम पर थे, उस टाइम पर शासन किस वंश का था, उस टाइम पर किस वंश का शासन हुआ करता था। अगर हो सकता है तो आप ये भी बताएं कि उस वंश का कौन सा राजा था उस टाइम पर, जिस टाइम पर बारहमिहिर जो है एक जो बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं, तो वो किस टाइम पर थे, ये आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोग दीजिए, और इनके आंसर करने से आपको कुछ नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा। अगर आप गूगल करके भी आंसर देते हैं तब भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा आपको भी और मुझे भी। और बाकी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि SBI PO की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, SBI PO की रीजनिंग और मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं अगर आपका किसी ने SBI PO भर रखा है आप में से किसी ने। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग SBI क्लर्क की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। SBI क्लर्क की जिन लोगों ने फॉर्म भरने वाले हैं, जो लोग आपको लगता है कि जो लोग फॉर्म भरते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि SBI क्लर्क की वजह से RRB JEE की क्लासेस डिस्टर्ब होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी पूरी क्लासेस के साथ तत्पर रहता हूँ। कल की क्लास डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि कल संडे था
और एक काम था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर था नहीं, मैं गाज़ियाबाद में था नहीं, मैं गाज़ियाबाद से कहीं गया हुआ था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ला पाया। और मैंने पोस्ट किया, उस पर काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से टाइम से निकाल के जो है क्लासेस को कंटिन्यू करने की, थोड़ा सा आप भी समझें और एटलीस्ट जितनी क्लासेस मिल रही हैं आपको उतनी क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं और से क्लास नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कंटेंट की कमी है तो आप कहीं और से भी क्लास कर लीजिए, लेकिन अगर आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है कि यहाँ पर आपका जो है बेसिक क्लियर कर दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस का। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपका बेसिक थोड़ा सा बन जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप मेरी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस देखकर कोई ए ग्रेड की जॉब निकाल देंगे या बी ग्रेड की कोई बहुत अच्छी जॉब निकाल देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा और डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स और जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल पूछा जाने लगा है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको सभी के सभी लेक्चर्स जो हैं वो टाइम पर प्रोवाइड होते रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।